नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। 5 की आंच देख रहे हैं आप और 5 की आंच में सबसे पहले बात होगी, आज सबसे पहले हम बात करेंगे मनरेगा की। बताएंगे कैसे रोजगार सहायक और सचिव ने मजदूरों के नाम पर की जालसाजी। शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने प्रदेश को कई सौगातें भी दी। शराबबंदी पर फैसला लेने से पहले कहां की जा रही है अध्ययन की बात। आदिवासियों पर कहां है आर और पार। अपराध पर लगाम के लिए डीजीपी ने क्या दिए हैं निर्देश, ये भी बताएंगे आपको 5 की आंच में। जबलपुर में मनरेगा में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। रोजगार सहायक और सचिव पर जालसाजी के आरोप लगे हैं। शिकायत के बाद मामले की जांच शुरू हो गई है। आदमी एक लेकिन जॉब कार्ड दो। यही नहीं, 2 अलग अलग बैंकों में खाते भी 2 अलग अलग बैंक खातों पर। भले आपको हैरानी ना हो, लेकिन जिस आदमी का जॉब कार्ड बना और खाते खुले, ये उसने नहीं खोले। आरोप है कि ये सब किया रोजगार सहायक और सचिव ने। मामला जबलपुर के मझौली जनपद के ग्राम पंचायत रानीताल का है। खास बात यह है कि जिस व्यक्ति के नाम पर जॉब कार्ड बनाया गया और खाते खोले गए, उसे भी इस फर्जीवाड़े का पता नहीं है। दरअसल रोजगार सहायक ने ग्रामीण बैंक का क्यूसेक ले रखा था। इस वजह से अंगूठा लगाने पर एक ही काम की 2 अलग अलग राशि 2 अलग अलग बैंक खातों में जमा हो रही थी। एक आदमी के 2 जॉब कार्ड बनाए गए हैं और इन जॉब कार्डों की संख्या लगभग 10 से 25 है। दोनों जॉब कार्डों में भैया नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है। शासकीय राशि का गमन किया जा रहा है। हर हितग्राही के 2 खाते लगे हैं भैया। रोजगार सहायक का जो मतलब घर में छोटा भाई है, उसके द्वारा मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक की कियोस्क ली गई है। इसके द्वारा ही भैया भुगतान कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है और ग्रामीण लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं है। रोजगार सहायक के इस काले कारनामे का पता चलने पर कलेक्टर से शिकायत की गई, लेकिन आरोप है कि रोजगार सहायक ने 24 से ज्यादा जॉब कार्ड डिलीट कर दिए। लेकिन गड़बड़ी मिलने पर कलेक्टर ने जांच बिठा दिया, साथ ही जिला पंचायत सीईओ को कार्रवाई के निर्देश दिए। अभी आपने 5 मिनट पहले मेरे इस बारे में अभी आपने मुझे अवगत कराया है। मैं अभी सीईओ जिला पंचायत को इस संबंध में निर्देशित कर रहा हूँ इस बीसी के बाद में, इस मीटिंग के बाद में, और इसकी हम लोग जांच कराएंगे और दोषी होगा तो सख्त कार्रवाई। फर्जीवाड़े का ये खेल कब से चल रहा था, साथ ही कितनी राशि का हेर फेर किया गया, इसका पता जांच के बाद चलेगा। उम्मीद है कि जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। प्रतीक मोहन अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। तो देखा आपने रिपोर्ट में किस तरीके से फर्जीवाड़े का खुलासा जबलपुर में हुआ है। काफी गंभीर मामला है और हालांकि इसमें रोजगार सहायक और सचिव पर जालसाजी के आरोप लगे हैं। शिकायत के बाद मामले की जांच अभी शुरू हो चुकी है, लेकिन जो आरोपी हैं उन पर आरोप सिद्ध होंगे या नहीं, या उनकी गिरफ्तारी होंगी या नहीं, या उन पर कुछ कार्रवाई होगी या नहीं, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन जबलपुर में जो मामला सामने आया है वो काफ़ी गंभीर नज़र आता है। मनरेगा में फर्जीवाड़े का ये मामला है। रोजगार सहायक और सचिव पर जालसाजी के आरोप लगे हैं। पूरे तमाम पहलुओं के आधार पर मामले की जांच लगातार जारी है। शिकायत के बाद मामले की जांच शुरू हो चुकी है। थोड़ा जूम आउट करिए। तो जो अधिकारी हैं, तमाम अधिकारी हैं, अपने तरीके से यहां पर जांच कर रहे हैं। और इस मामले को समझने के लिए हम सीधे रुख करेंगे मेरे सहयोगी प्रतीक का, जो जबलपुर से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक, काफी गंभीर मामला ये नजर आता है और जिन जिन पर आरोप लग रहे हैं उनके बारे में जानना चाहूंगा। क्या उन पर कुछ कार्रवाई की गुंजाइश आपको नजर आती है क्या, और कब से यह फर्जीवाड़ा हो रहा है, क्या जांच के बाद पता चलेगा? देखिए, बिल्कुल सुमित, एक बड़ा फर्जीवाड़ा जो है कहीं ना कहीं अंजाम दिया जा रहा था। अब तक मनरेगा के नाम पे हमने कई भ्रष्टाचार की खबरें देखी हैं, सुनी हैं। मुर्दों को मजदूरी दी जा रही थी, हमने ये भी देखा है। मजदूर काम पर नहीं आ रहे थे, लेकिन इसके बावजूद मजदूरी निकाली जा रही थी। लेकिन ये जो ताज़ा मामला ये अपने आप में बेहद अलग है सुमित, क्योंकि एक ही मजदूर के 2 अलग अलग जॉब कार्ड बनते हैं, 2 अलग अलग बैंक खाते भी खुल जाते हैं। क्योंकि अब राशि सीधे अकाउंट में जाती है, तो फर्जीवाड़ा किस तरीके से किया जाए, इसका भी नया उपाय जो है भ्रष्टाचारियों ने निकाल लिया है। रोजगार सहायक जो है उनके द्वारा एक कारस्तानी की गई, जिसमें एक किसी भी मजदूर का ग्रामीण बैंक में भी खाता खुलाया गया, जबकि
मजदूर का एक निजी बैंक में खाता तो पहले से ही था, लेकिन ग्रामीण बैंक में भी जो मध्य प्रदेश का सहकारी ग्रामीण बैंक होता है उसमें भी खाता खुलवा दिया गया और उसका कियोस्क भी रोजगार सहायक के जो करीबी है उसके पास है। ऐसे में जो भी मजदूर मजदूरी के लिए जब अपना अंगूठा लगाता है तो उस अंगूठे के आधार पर ग्रामीण बैंक में भी एक्सेस हो जाता है और निजी बैंक खाते में भी उसका एक्सेस किया जाता है। इस लिहाज से उस राशि को दो अलग खातों में डाला गया और जो ग्रामीण बैंक में खाता खोला गया था गलत तरीके से, उसकी राशि का गबन जो है वो लंबे समय से किया जा रहा था। अभी इस मामले में जिला पंचायत सीईओ द्वारा जो नोटिस है वो जारी कर दिए गए हैं। जांच बैठी आखिर कब से ये भ्रष्टाचार पनप रहा था और कितनी बड़ी राशि का जो गबन है वो मनरेगा के नाम पर किया गया। फिलहाल ये जो मामला है वो जनपद पंचायत मझौली के ग्राम रानीताल का है, जिसमें रोजगार सहायक पर कई गंभीर आरोप यहां पर स्पष्ट तौर पे सामने आए हैं। अब आगे इस जांच में क्या कुछ खुलासा होता है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल प्रतीक, हम कह सकते हैं कि सरकार तो योजना चलाती है, लेकिन उन योजनाओं पर किस तरीके से पलीता लगाया जाता है, किस तरीके से भ्रष्टाचार होता है, जबलपुर में हमें देखने को मिला है। बहुत धन्यवाद प्रतीक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे शिवराज कैबिनेट की बैठक की। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में सीएम उद्यम क्रांति योजना को मंजूरी मिली है। 12वीं पास 18 से 40 साल उम्र के युवा योजना के पात्र होंगे। निर्माण सेक्टर पर 1 से 50 लाख तक लोन मिल सकेगा। लोन गारंटी और 3% ब्याज सब्सिडी सरकार की ओर से दी जाएगी। सर्विस सेक्टर पर 1 से 25 लाख तक लोन मिल सकेगा। लोन गारंटी और 3% ब्याज सब्सिडी सरकार देगी। हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी है, सरकार ने एटीएफ पर वैट दर घटा दिया है। एटीएफ पर वैट दर 25% से घटाकर 4% कर दिया गया। फ्लाइट बढ़ने के साथ ही किराया कम होने की भी उम्मीद है। जबलपुर में राजा शंकर शाह म्यूजियम बनाने का ऐलान भी कर दिया गया। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की प्रारंभ करने की सहमति कैबिनेट ने दी है और यह निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगी मध्य प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए। इस योजना के तहत 12वीं पास 18 से 40 वर्ष की आयु के युवा इस योजना के पात्र होंगे और उसमें यह निश्चित किया गया है कि वो युवा जो निर्माण यूनिट लगाएंगे उन्हें 1 लाख से 50 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा, जिसकी गारंटी मध्य प्रदेश की सरकार बैंकों को देगी और उसमें 3% की ब्याज की सब्सिडी भी दी जाएगी। जो युवा सेवा की गतिविधियों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सेवा की गतिविधियों में अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं, उन्हें 1 लाख से 25 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराने में मध्य प्रदेश की सरकार गारंटी देगी और उसमें भी ब्याज की सब्सिडी 3% रहेगी। इस योजना में यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि वो युवा जो कि अपना रोजगार स्वयं स्थापित करना चाहते हैं, उसमें जिले प्रशासन के माध्यम से बैंकों के साथ उनका सही कोऑर्डिनेशन हो सकेगा। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में उन युवाओं के जीवन को बदलने वाली योजना साबित होगी जो स्वरोजगार के माध्यम से अपने जीवन को जीना चाहते हैं। एयरक्राफ्ट टरबाइन फ्यूल एटीएफ में जो वेट लगता है उसकी दरों को कम किया जाए। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से भी इस बात की पहल की गई थी और इसके पीछे ये सोच है कि यदि एटीएफ कम में वेट कम किया जाता है तो जहां एक और उड़ानों की संख्या बढ़ेगी तो उसके साथ साथ किराए में भी कमी आ सकती है। मध्य प्रदेश में अभी अलग अलग शहरों में वेट की दर एटीएफ पर अलग थी। चलिए बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर राज्य सरकार ने राज्य में पूर्ण शराबबंदी को लेकर 3 समितियों का गठन किया है। इसमें राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक समितियां शामिल हैं। शराबबंदी को लेकर बिहार, गुजरात जैसे शराबबंदी वाले राज्यों का अध्ययन किया जाएगा। बच्चों को भी शराब से दूर रखने के लिए प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा के दौरान ऐसे पाठ्यक्रम शामिल करने पर जोर दिया गया है।
वहीं बात करें बीजेपी की तो बीजेपी ने शराबबंदी को लेकर गठित अध्ययन दल को दिखावा बताया है। पार्टी के प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने आरोप लगाया है और कहा है कि सरकार को कमीशन की लत लग चुकी है। कमेटी का निर्धारण दिखावे के लिए किया गया। तो देखिए, शराबबंदी का मुद्दा एक बार फिर छत्तीसगढ़ में गूंजा है। इसे समझने के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी युगल तिवारी का, जो छत्तीसगढ़ से रायपुर से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, शराबबंदी को लेकर सरकार ने जो समिति का गठन किया है वो ये बताता है कि सरकार अब इसको लेकर गंभीरता से विचार कर रही है, या हम कह सकते हैं कि शराबबंदी को लेकर एक अगला कदम सरकार का, लेकिन विपक्ष के अलग ही तर्क हैं इसको लेकर। जी सुमित, देखिए, छत्तीसगढ़ में शराबबंदी हो या ना हो, लेकिन इसकी खुमारी है नेताओं के जुबान पर लगातार दिखती रही है। समय समय पर शराब का मुद्दा बंद को लेकर के लगातार उठते रहे हैं और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में नशा का जो व्यापार है वो काफ़ी चढ़ रहा है, इसलिए बीजेपी है वो काफ़ी एग्रेसिव मूड में है और लगातार सरकार पर निशाना साध रही है। और जिस तरह से यहाँ पर नई समितियों का गठन किया गया है और अलग अलग जो है राज्यों के अध्ययन के लिए यहाँ जो टीम बनाई गई है वो जाएगी और अध्ययन करेगी। और जैसा कि देखा जा रहा है कि वनांचल क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में जो बच्चे हैं, जो नाबालिग हैं, वो भी शराब का सेवन कर रहे हैं, तो उनसे व्यसन से किस तरह से दूर रखा जाए, इसको लेकर के भी सरकार की चिंता जाहिर है इस पर दिख रही है। लेकिन बीजेपी इसके उलट आरोप लगा रही है और उनका कहना है कि सरकार को कमीशन खोरी का, जो ओवर रेट पर जो शराब बिक रहा है उसके कमीशन खोरी का जो लत लग गया है और जिस तरह से कमेटियां गठित की गई है वो महज दिखावा मात्र है। और इसको लेकर के बीजेपी ने लगातार जो है राज्य सरकार पर हमला बोला है। तो दूसरी ओर जो कांग्रेस के वरिष्ठ जो विधायक है सत्यनारायण शर्मा, उन्होंने भी कहा है कि बीजेपी ने भी अध्ययन दल भेजा था, आखिर उन्होंने क्या किया। जब राज्य सरकार भाजपा से 2 नाम मांगती है तो कमेटी में देने के लिए उनके पास 2 नाम नहीं है। तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है सुमित कि छत्तीसगढ़ में शराब एक राजनीति का अहम जो मुद्दा रहा है और उसे कोई युगल ये सब हम जानते हैं कि शराब से बहुत सारा रेवेन्यू, बहुत बड़ा रेवेन्यू राज्य सरकारों को होता है। ये संभव तो है लेकिन काफी मुश्किल है। अब चूंकि वादा भी राज्य सरकार ने किया था चुनाव के समय शराब बंदी करेंगे, विपक्ष भी लगातार हमलावर होता है, तो क्या इस दबाव में सरकार ने यह फैसला लिया है, ऐसा लगता है कि आपको? जी सुमित, देखिए, जिस तरह से सरकार का ये प्रमुख जो है घोषणा पत्र में शामिल था, शराबबंदी का उन्होंने ऐलान किया है। यही वजह है कि बीजेपी लगातार इन मुद्दों को उठाती रहती है और समय समय पर तंज कसती रही है। लेकिन आने वाले समय में जब 2023 में चुनाव होगा तो अगर शराबबंदी पूरे प्रदेश में नहीं होगी तो बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिलेगा। और जिस तरह से घोषणा पत्र में जो सरकार जो कांग्रेस ने जो वादा किया था वो पूरा नहीं होगा। शराबबंदी की दिशा में सरकार का कहना है कि चरणबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है, जो शराब जो दुकानें हैं उनकी संख्या को कम किया गया है। लेकिन यह भी बात सत्य है सुमित कि छत्तीसगढ़ में जो नशा का व्यापार है वो काफी पनप रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तमाम जो एसपी को खास करके डीजीपी को सख्त निर्देश दिए हैं कि व्यसनों से लोगों को दूर रखा जाए। तो जिस तरह से रेवेन्यू छत्तीसगढ़ में जो है शराब से आती है, लेकिन उससे अधिक व्यय हो जाता है लोगों के उपचार में और जिस तरह से परिवार टूट रहे हैं, तो एक बड़ा चिंता है और इस दिशा में चरणबद्ध तरीके से काम करने की जरूरत है। साथ ही साथ जो सरकार इस वादे को कैसे पूरा करेगी, ये युगल जो समितियां गठित की हैं सरकार ने, उसके बारे में आपसे जानना चाहूंगा, वो कौन कौन से बिंदु होंगे जिस पर अध्ययन करेंगी ये समितियां गुजरात में और बिहार में? जी देखिए, गुजरात की बात अगर हम करें, गुजरात और बिहार एक ऐसे राज्य हैं जहां पूर्णतः शराबबंदी है। तो वहां किस तरह से जो सबसे बड़ी स्थितियां होती हैं और जो कयास लगाए जा रहे हैं कि इससे जो रेवेन्यू लॉस होता है, जो आय कम हो जाती है राज्य सरकार की, तो उससे वहाँ की सरकारें किस तरह से निपटती हैं। दूसरा, जब कोई शराबबंदी कोई राज्य में होता है तो उससे जो वहाँ के जो लोग हैं तो दूसरे व्यसन की ओर चले जाते हैं। मसलन गांजा है, अफीम है, चरस है, तो इन तमाम चीज़ों को किस तरह से रोका जाए। वही कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती है जो नशा के आदी होते हैं वो अपराध की ओर चले जाते हैं और लगातार अपराध करते हैं। तमाम
तमाम चुनौतियां होती हैं। अगर एक साथ इस तरह से शराबबंदी की ओर सरकार जाती है तो कई चुनौतियां आएंगी। तो जो अध्ययन दल जाएगा वो इन तमाम चीज़ों को, इन परिस्थितियों को अध्ययन करेगा, उसके बाद राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद सरकार उस पर निर्णय लेगी कि आने वाले समय में किस तरह से शराबबंदी पर काम किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल युगल, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो समितियों का गठन तो हो चुका है, लेकिन समितियां अध्ययन करने के बाद रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी और अगला कदम क्या होगा सरकार का, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे आदिवासियों पर आर पार की। आदिवासी नेता और प्रदेश की सरकार में मंत्री बिसाहुलाल सिंह ने पीएम मोदी के एमपी दौरे के बाद बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि एमपी के कार्यक्रम के बाद आदिवासी उत्साहित हैं, आदिवासियों में उत्साह है। आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में आदिवासी सीटों पर कांग्रेस की संख्या 0 होने वाली है। बिसाहुलाल सिंह ने कहा है कि 2018 के चुनाव में कमलनाथ ने घोषणा पत्र में आदिवासियों को प्राथमिकता देने की बात कही थी, जिसमें से एक पर भी अमल नहीं हुआ। इसलिए अब आदिवासियों का कांग्रेस से मोह भंग हो गया है। सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ने कहा है कि कांग्रेस का भविष्य अंधकार में है। आने वाले वक्त में आदिवासी क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी। आदिवासियों के मामले को लेकर मोदी मंत्र पर अब शिवराज सरकार आगे तेजी के साथ बढ़ेगी। बैकलॉग के पदों को अगले 1 साल के अंदर भरा जाएगा। इसके अलावा कई अहम योजनाओं को प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई है। प्रदेश के मंत्री बिसाहुलाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अब तो आदिवासियों के हित में कल पीएम मोदी ने कई योजनाओं की शुरुआत कर दी, अब कैसे आगे बढ़ेगी सरकार? देखिए, सबसे बड़ी गर्व की बात है कि आज़ादी के बाद पहली बार देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने आदिवासियों के हित को ध्यान में रखते हुए तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं का घोषणा किया। इन योजनाओं को बनाने में हमारे प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने योजनाएं बनाई और फील्ड पे क्रियान्वयन करने के लिए उन योजनाओं को कल से शुभारंभ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, उनके उपस्थित में योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। आने वाले समय में पूरे आदिवासी समाज को इन योजनाओं का लाभ मिलेगा। आपके विभाग से जुड़ा हुआ है राशन आपके द्वार, उसमें कब तक जो है युवाओं को रोजगार दिया जाएगा? वाहनों की कल से हम लोगों ने 3 आदमियों को उसकी चाबी सौंपी है और जो आवेदन आते जाएंगे 89 ब्लॉक में आपके द्वार, आपके घर में राशन वितरण का काम हमारे जनजाति के बेरोजगार भाई करेंगे। तो जनजाति गौरव दिवस पर पीएम मोदी के आने के बाद बीजेपी पूरी तरीके से उत्साहित है और अब बीजेपी को उम्मीद है कि आगामी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में बीजेपी सभी आदिवासी सीटों पर कब्जा जमाएगी। कैमरा पर्सन डगलस के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। वहीं बिसाहुलाल सिंह के आगामी चुनाव में कांग्रेस के 0 होने के बयान पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पलटवार किया है, वो भी सुने। एक तो अपना जो डीएनए बदल के बीजेपी में गए हैं। आदिवासी समाज का डीएनए ही कांग्रेस है, क्योंकि महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों से भी कांग्रेस लड़ी थी उनके अधिकारों के लिए, और जो कुछ भी आज अधिकार प्राप्त हैं ये कांग्रेस ने संविधान में डाल के आदिवासी समाज को दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। डीजीपी अशोक जुनेजा ने प्रदेश के सभी एसपी की बैठक ली है। बैठक में सभी पुलिस अधिकारियों को चिटफंड कंपनियों के फरार डायरेक्टर्स की गिरफ्तारी और शिकंजा कसने के निर्देश दिए। वहीं प्रदेश में चल रहे जुआ सट्टा के साथ साथ गांजा तस्करी पर रोक लगाने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं राजनीतिक मामलों की जांच करने के साथ ही निर्दोष आदिवासी जिनके खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने की दिशा में भी काम करने के निर्देश दिए। तो एक्शन में डीजीपी यहां पर नजर आते हैं। उन्होंने सभी एसपी की बैठक ली है। एसपी ने सभी पुलिस अधिकारियों को चिटफंड कंपनियों के फरार डायरेक्टर्स की गिरफ्तारी और शिकंजा कसने के निर्देश भी दिए हैं। जुआ सट्टा और गांजा तस्करों पर भी रोक लगाने के निर्देश उनकी तरफ से दिए गए।
ये प्रक्रिया 2019 से इस शासनकाल में आने के से ये प्रक्रिया चल रही है। अब शिथिलता थोड़ी बहुत बीच में आई थी, तो अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार निर्देश दिए इसके ऊपर। चिट फंड के अंदर हमारा अभी जो हमारा टारगेट रहेगा कि जितने व्यक्ति जो डायरेक्टर्स हैं जो गिरफ्तार नहीं हुए उनकी गिरफ्तारी करना, जिनकी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई नहीं हुई है उनकी बाहरी प्रदेशों के अंदर भी अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट है तो बाहरी प्रॉपर्टी को भी आइडेंटिफाई करना, और तीसरा उसमें ये रहेगा कि जो अभी आवेदन आए हैं उसको क्वांटिफाई करना, उसको क्वांटिफाई करने के बाद उसमें ये देखना कि कितनी राशि और है जो हमारे जिसके अंदर हमारे एफआईआर दर्ज नहीं है। तो 5 की आज में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार। एमपी में बैन होगी सलमान खुर्शीद की किताब।